किसी की बेटी को इतना विवश मत करो कि वो ऐसे कदम उठा ले। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी उषा जी को उनकी बहू प्रिया अभी पसंद नहीं आ सकी। प्रिया का दोष मात्र इतना था कि उषा जी के इकलौते बेटे आनंद ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपनी बचपन की सहेली सुलोचना की बेटी जानकी को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर आनंद ने स्पष्ट कह दिया था, मुझे जानकी जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी भी कर लूँ उससे तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बता दे रहा हूँ, समझो ना आप। अरे क्यों पसंद नहीं है? इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस, सुलोचना की इकलौती बेटी है वो। जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तभी तो पूरी नकचड़ी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे प्रिया पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो आनंद? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और जानकी के पेरेंट्स ने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुके हैं। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी नहीं लागने दूंगी। साफ बता रही हूँ मैं भी। ओहो, कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप तो सीरियस थे, अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर प्रिया का अपने घर आना मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्चे हम उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से उषा जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। प्रिया बहू बनकर उनके घर आ गई और उसने आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही उषा जी दो गुना क्लेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास बहू और बेटे के मामले में दूर ही रहने लगे। वे शुरू से ही थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, आनंद की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके प्रिया के अंतर्मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहा तो वो सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वो अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वो घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में ना आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से उषा जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर प्रिया उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली आत्मनिर्भर होना का रोब काटना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वे बोलती, महारानी जी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती है, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं। रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ गई है। प्रिया अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपनी घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, आनंद को थोड़ा बहुत अपने से अंदाजा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वो प्रिया से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना स्वभाव बदलने से रही, हम लोगों को ही थोड़ा करके चलना पड़ेगा। आनंद
माँ की इच्छा के विरुद्ध शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अच्छे व्यवहार से प्रिया जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। प्रिया अपने ऊपर व्यंग्यवान और तानों तो दिल पर पत्थर रखकर सह ले रही थी, मगर सास द्वारा उसके माता पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसा भी किसी विवाहिता के लिए भावुक संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वो सह नहीं पाती। उषा जी के व्यवहार के बाद हर बार प्रिया आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ बाप का क्या दोष है? उन्होंने क्या अपराध किया है? क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है? बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के कर्ज पूरे नहीं हो जाते। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाए? उषा जी अक्सर कहती, कई बार सुनाती चली जाती, अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था। जा बेटी, कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फांस लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। प्रिया का हृदय रो उठता ऐसे अनर्गल आरोपों से। कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी के अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है। भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों प्रिया से जब उनकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है लाडू? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? प्रिया का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वो खोखली हंसी हंसती कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं मम्मी जी। पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और प्रिया उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही प्रिया के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। उषा जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है, फिर औने पौने सब निपटा कर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही प्रिया को तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। आनंद अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी तरह प्रिया उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मिचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो आनंद को बिना जगाए बाहर चली आई। रसोई में पहुंच सास ससुर को चाय बनाकर देने के बाद वह सबके नाश्ते और खाने की तैयारी में लग गई। उसने सब्जियां काट कर रख ली और मसाले पीस कर रख लिया। अभी वो आटा गूंथते सोच ही रही थी कि ऑफिस फ़ोन कर देती हूँ छुट्टी के लिए। उसे जोर की उबकाई आई और वह मुंह पर हाथ रखती दौड़कर अपने कमरे के वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वह जैसे ही वहाँ से निकली, उसके कानों में सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ पड़ गई, भिखारियों ने अपनी कामचोर आवारा बेटी को आगे करके मेरे सोने जैसे बेटे को फंसा लिया। भगवान करे सच के भिखारी बन सड़क पर आ जाए, कटोरा लेके भीख मांगते फिरे। लगातार ऐसी बद्दुआएं सुनाती और सहती आ रही थी प्रिया, मगर आज अस्वस्थ तन के कारण उसका मन की घुटन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। तत्काल उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। शायद डिप्रेशन के दौरे जैसी स्थिति में उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहा था। सास ससुर के कमरे की सफाई करते समय वो उनकी टेबल पर नींद की गोलियों का डब्बा हमेशा देखा करती थी। वह अनायास ही वहाँ जा पहुँची। देखा कमरे में कोई नहीं था। ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे।
सास रसोई में अपने प्रलाप में लगी हुई थी। यंत्र चालित सी वो डब्बा उठा लाई, अपने कमरे में वापस आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर ढेर सारी नींद की गोलियां हलक में उतार ली और कमरे के एक किनारे बिछे काउच पर गिरकर गहरी नींद सो गई, दोबारा कभी न उठने के लिए। वही बगल में पलंग पर आरव अभी तक गहरी नींद सोया पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उधर जब देर तक प्रिया रसोई में वापस नहीं आई, उषा जी गुस्से में उबलती हुई उसके माँ बाप को गालियाँ से नवाजती हुई बाहर तक चली गई, ये सोचकर कि बहुरानी जरूर ससुर जी को मक्खन लगाने कुछ लेकर गई होगी और उसने उसे पास ही बिठा लिया होगा। लेकिन बाहर उन्हें अपने पति अकेले समाचार पत्र में मुंह छुपाए दिखे। प्रिया का कहीं अता पता नहीं था। वे दौड़ती हुई वापस बेटे के कमरे तक गई। दरवाज़ा अंदर से बंद पाकर उन्होंने बुरी तरह से पीट डाला। तो महारानी सारे काम छोड़कर फिर से कमरे में घुस गई है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे, आनंद से बोलकर इसकी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। दरवाज़ा खटखटाते वे यही सोच रही थी। लगातार दरवाजे पर पड़ती जोड़ों की थाप से आनंद भाग कर दरवाज़ा खोला तो माँ को आंखों से अंगारे बरसाती पाया। उषा जी बेटे को बाजू ढकेल कमरे में घुस गई। बहू को ओढ़े पड़ कर सोते हुए देख कर वो चीखने लगी, देख तेरी बीबी की मक्कारी, सारे काम फैला हुआ छोड़कर यहाँ महारानी आराम कर रही, मैं नौकर हूँ इसकी। आनंद पहली बार प्रिया को इस तरह सोया हुआ देख रहा था। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, सोचता हुआ उसे जगाने लगा और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसे आभास हुआ कि प्रिया सोई नहीं है बल्कि बेहोश है, उसके पाँव तले से जमीन खिसक गई। आनंद फानन में परिचित डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया, जिसने चेकअप करके प्रिया की मृत्यु की पुष्टि कर दी। आनंद के साथ साथ उसके माँ बाप को साफ सूंघ गया मानो। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी, मगर सच अपने विद्रूप रूप में सामने था। अनहोनी घट चुकी थी। पत्नी की ऐसी असमय मृत्यु और ऊपर से पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर। आनंद के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि पटती नहीं थी। उसके और प्रिया के बीच बहुत झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आनंद कुछ सोचता हुआ बता रहा था। कल की लड़ाई में प्रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वो सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आनंद को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहिता पत्नी की परोक्ष हत्या का मुकदमा दायर हो गया। प्रिया के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खिलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोरी में बिठाकर यह समझाकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हमसफर के साथ जिंदगी को भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उससे सहन नहीं हो रही थी। उनकी याचिका पर आनंद की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए ये सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया। आनंद के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। दहशत से भरे हुए कई पुराने और घाघ मुजरिम वहाँ ऐसे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवालों से साठगांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होनी थी, उल्टा शिकायत करने वालों की सामित आ जानी थी। अधिक दिनों तक आनंद यह सब झेल न सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर
उसको तत्काल मेंटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आनंद के बारे में अपनी फाइल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घरवालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उषा जी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हंसती खिलती दुनिया उजड़ने वाली वो खुद है। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला है। प्रस्तर प्रतिमा सी वो खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कलपते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का फुसफुसाहट सुनाई दिया। अपने ही बच्चे को खा डालने वाली डायन न देखी हो तो देख लो एक बार। ऐसी होती है जो अपने ही बच्चे को खा गई, और नहीं तो क्या, अपने कोख जाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी इसे तो दूसरों को तो क्या ही भला सोचेगी। किसी की हिराकत भरी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से। कोई और कह रहा था। एकाएक उषा जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे अब उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगे। किस बात की कमी थी तुझे उषा? घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ जरूरत से ज़्यादा ही था, कम नहीं। बेटी की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। आँख खोल कर देख तो जरा, दूसरे की बच्ची के लिए पाले हुए वैमनस्य की आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करेगी अब? अपना ये कलंकित मुंह लेकर कैसे जिएगी? किसके लिए जिएगी? क्यों जिएगी? जी कर क्या करेगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उनके मन में धधकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी। फिर एक तेज हुंकार भरी आवाज़ के साथ अपने सिर के बाल नोचती वो अट्टहास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे उनके लिए। किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पिशाचिक हंसी हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती ही चली गई। सड़क पर आती एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उषा जी, लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते खेलते घर में आग लगा दी और इस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। कभी किसी की बेटी को इतना न तरपाओ कि वो इस तरह का कदम उठा ले।